नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के पार्ट 2 के 20 महत्वपूर्ण सवालों का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। आज फिर से मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में 19 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कॉपी पेन निकाल कर आप तैयार हो जाएं। आप भी जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में भी देंगे और अपने कॉपी में जो भी बात अच्छे लगते हैं, जो भी आप नहीं जानते हैं, उसे नोट्स कर लेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पाते हैं। पहला सवाल है, देखेंगे पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल कहता है मूल संविधान में मूल अधिकार में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण, मूल अधिकार में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष संरक्षण देखेंगे पिछले हम लोग एपिसोड में, पिछले टॉपिक में हम लोग पार्ट 2 में बताए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में दो बातों का वर्णन है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से भारत में संघीय व्यवस्था लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है और आयरलैंड से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड से लिए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो पूछा है, मूल अधिकार में वर्णित विधि के समक्ष संरक्षण जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित है, अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल पाते हैं। आज का दूसरा नंबर सवाल है, राजनिधि से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषेध है। निषेध मतलब होता है प्रतिबंधित। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि सरकार के द्वारा या सरकार के वित्त से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो देखेंगे अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य पोषित, राज्य के वित्त से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। देखेंगे ऑप्शन 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में अंतःकरण की स्वतंत्रता, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है कि आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आकर स्वेच्छा से। अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन की बात करता है और अनुच्छेद 27 धार्मिक करों के वृद्धि, धार्मिक करों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसका वर्णन किया गया। आइए आज के अगले सवाल में आते हैं। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति गठित किया गया था? देखेंगे संविधान सभा में किसकी अध्यक्षता में जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट। जल्दी से आंसर देंगे। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसकी एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उप समिति, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। देखेंगे सरदार पटेल थे और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप जल्दी से आंसर देंगे। वह कौन सा रीट याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का परीक्षण करता है? तो देखेंगे अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है किस प्राधिकार से सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, जिसमें न्यायालय पूछता है कि आपने किस प्राधिकार से इस पद को धारण किया जिसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं था। परमादेश, जब कोई व्यक्ति सरकारी व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके भी परमादेश जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के अगले सवाल पर देखेंगे। आज का अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह यूएसए से लिया गया है और इसका संबंध जो है आर्टिकल 13 से है। अब इसका आंसर क्या होगा? वैधानिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दृष्टांत और अभिसमय। तो आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दिया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। और देखेंगे कहा गया है कि राज्य वह है जो अपने मामले में अपने अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मामले के लिए स्वैच्छिक रूप से निर्णय ले सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरे शब्द में कहा गया है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं जो सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है वो भी राज्य है, जैसे ओएनजीसी, जैसे एलआईसी, जैसे सेल, भेल, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। अनुच्छेद 14 में दो बातों का वर्णन किया गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है सार्वजनिक स्थलों पर जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपका राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुई? देखेंगे यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है एलएम सिंघवी समिति, बीपी मंडल, काका कालेलकर, एमसी सितलवाड़। तो देखेंगे काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए देखेंगे संविधान लागू होने के प्रारंभ में ही अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दे दिया गया था। पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया, लेकिन इन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट किया 1955 में तो यह निश्चित नहीं हो पाया कि किसे पिछड़ा वर्ग माना जाए, किसे नहीं माना जाए, तो सरकार ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। देखेंगे बीपी मंडल सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग 1978, कहीं कहीं 1979 देता है। देखेंगे बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में सेकंड ओबीसी कमीशन का गठन हुआ, जिसने रिपोर्ट 1980 में दिया। इस आयोग ने ही बताया कि भारत में देश की कुल जनसंख्या में 3743 जाति ओबीसी है। देखेंगे बीपी मंडल, पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमेटी ने 1980 में रिपोर्ट दिया, तो इसने बताया कि देश में 3743 जाति ओबीसी है, जिसकी कुल जनसंख्या 53% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी मात्र 4% है। इन्होंने ही ओबीसी को, इस समिति ने, बीपी मंडल समिति ने ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किया, जिससे बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण को लागू कर दिया। देखेंगे एलएम सिंघवी समिति
ही सबसे पहले समिति था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति, पूरा नाम है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। पहली बार लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। एमसी सीतलवाड़ समिति, केंद्र और राज्य के संबंध स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा हो इसके लिए गठन किया गया था। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश। देखेंगे आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। देखेंगे यह जो है बीच में ही कार्यवाही जब मामला चल रहा होता है उसी समय रोकने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए पूछ रहा है? तो प्रतिषेध। उत्प्रेषण मामले पर सुनवाई होने के बाद, निर्णय आने के बाद जारी किया जाता है। निर्णय आने के बाद। देखेंगे उत्प्रेषण निर्णय आने के बाद जारी होता है। परमादेश और अधिकार परीक्षा सरकारी और असरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को शक्ति देता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 35। देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात बोला गया है। अनुच्छेद 12 में देखेंगे, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार देता है कि संसद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार प्रदान करता है? देखेंगे नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? आप भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार है जो झंडा फहराने का अधिकार देता है? तो देखेंगे अनुच्छेद 19 जो है नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार देता है। झंडा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है। देखेंगे वर्ष 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। देखेंगे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया कि व्यक्ति को राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए उसे झंडा फहराने का अधिकार है और झंडा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 का 1 के तहत। ठीक है। देखेंगे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। इस प्रकार से झंडा फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं।
देखेंगे आज का 11 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखेंगे अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज के दावे हैं, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, अधिकार लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। देखेंगे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग है। तो देखेंगे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है। अगर राज्य मौलिक अधिकार में वर्णित शब्दों को अगर राज्य पूरा नहीं करता है या मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध राज्य सरकार लगाता है या केंद्र सरकार लगाता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से रखेंगे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया जाता है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक समुदायों को अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने उसके प्रबंधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। आइए देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। देखेंगे अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। देखेंगे अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के वित्त से संचालित होने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार देता है कि वह अपनी भाषा, अल्पसंख्यक समुदाय अपने भाषा, अपने लिपि, अपने संस्कृति इत्यादि का जो है अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 देखते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 300A में वर्णित है जो कि संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खाप पंचायत को निषेध करता है। निषेध मतलब होता है प्रतिबंध। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। आप जल्दी से बताएंगे किस अनुच्छेद में खाप पंचायत को प्रतिबंधित किया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे खाप पंचायत क्या है। तो देखेंगे खाप पंचायत की जो व्यवस्था है भारत में ज्यादातर देखा गया है राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खाप पंचायत होता क्या है तो देखेंगे जब कोई उच्च वर्ग की महिला निम्न वर्ग के पुरुष से शादी करती है या निम्न वर्ग की महिला उच्च वर्ग के पुरुष से शादी करती है तो गांव के सीनियर लोगों के द्वारा उन्हें कठोर सजा दिया जाता है। तो हमारा संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। साथ ही साथ अनुच्छेद 17 के तहत खाप पंचायत को भी प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि भारत में छुआछूत को समाप्त करने की बात हो रही है, भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त होने की बात हो रही है और आप खाप पंचायत के माध्यम से अगर जाति व्यवस्था को उजागर करते हैं तो इसलिए आपको प्रतिबंध किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 17 में जो है खाप पंचायत को प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 17 में खाप पंचायत को प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करता है, अगर उसे किसी भी प्रकार से अगर उस पर दबाव बनाते हैं तो आपको अनुच्छेद 17 के तहत दंडित किया जाएगा। अपने बिहार में तो इंटरकास्ट शादी होने पर
2.5 लाख रुपया, राज्य सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपया सहायता भी दिए जा रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज होने पर बिहार सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखेंगे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखेंगे सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। अवसर के सबको समान अवसर दिए जाएंगे, उसका वर्णन अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखेंगे सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं दिया जाएगा, उपाधि के अंत। और अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों को खतरनाक काम में नियोजन को प्रतिबंधित करता है? आइए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे, यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। देखेंगे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। देखेंगे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जिसका उम्र 14 वर्ष है या उससे कम है उसे खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। लेकिन देखेंगे सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में इसके लिए एक्ट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चा अगर अपने पिता के साथ, अपने अभिभावक के साथ आपके जीविकोपार्जन के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे सर्कस में जो बच्चों के द्वारा जो खतरनाक खेल दिखाए जाते हैं उसको प्रतिबंधित किया गया है। देखेंगे 2016 में सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूली शिक्षा के बाद, पढ़ाई करने के बाद अवकाश के समय में ऑडियो वीडियो विजुअल बनाने के लिए प्रचार में बच्चों को आने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। देखेंगे अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम, बधुआ मजदूरी, मानव तस्करी इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का बात कहा गया है। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो देखेंगे जीवन जीने की स्वतंत्रता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने प्राणों को संरक्षण के लिए अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वातावरण, एकांतवास, निजता का अधिकार, मनपसंद शादी, सारे वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में किए गए हैं। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन इसी में है, सूचना का अधिकार इसी में है, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार इसी में है, शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है और अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन करता है और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का बात करता है। आइए आज के 16 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 16 नंबर सवाल कहता है, हाल ही में आर्थिक आरक्षण देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? देखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 31। देखेंगे अनुच्छेद 124वें संविधान संशोधन, 124वें संविधान संशोधन 2019 में संशोधन किया गया, जो समान वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लोग यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए जो है नौकरियों में आरक्षण और नामांकन में आरक्षण। तो देखेंगे नामांकन में आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 15 का 6 जोड़ा गया और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 16 का खंड 6 जोड़ा गया। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया और इसके तहत 15 का खंड 6 के तहत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 10% आरक्षण दिया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा A एंड B, आंसर हो जाएगा B। ठीक है,
देखेंगे 124वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम पूछेगा तो 103वां, इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए गए। आइए आज के अगले सवाल पाते हैं। आज का अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अवमानना और अवांछनीय आलोचना। आंसर हो जाएगा अवांछनीय आलोचना। देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार है कि वह सरकार के क्रियाकलापों का आलोचना कर सकता है। तो अगर अवांछनीय आलोचना करते हैं तो आपको राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके बोलने से अगर राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित होता है, लोक व्यवस्था प्रभावित होता है या न्यायपालिका का मानना होता है, उस स्थिति में आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन अवांछनीय आलोचना का अधिकार आपका है। लोकतंत्र में यह जनता को अधिकार होता है। आइए आज के 18 नंबर सवाल पर देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002 और 93वें संविधान संशोधन 2005। देखेंगे कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 ए में इसको डाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। आइए ऑप्शन पाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए और 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राज्य की अखंडता। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 44वां हो गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया गया। और देखेंगे 93वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थान IIT, तकनीकी शिक्षण संस्थान IIM, एम्स, निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया नामांकन में। और आज के अंतिम सवाल पाते हैं। देखेंगे मौलिक अधिकार के खंड 3 में पार्ट 3 में हम लोग 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज के अंतिम सवाल को देखेंगे जो कि VVI है। देखेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी इंटरनेट चलाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का 1 का बी, अनुच्छेद 19 का 1 का डी और अनुच्छेद 19 का 1 का जी। आप आंसर देंगे केवल 1 एंड 2, केवल 1 एंड 4 और केवल 1 और 3। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका। देखेंगे इंटरनेट चलाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बोला कि इंटरनेट चलाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का ए के तहत मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 का 1 के जी के तहत यह मौलिक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 का ए और 4। आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे ऑप्शन पे आते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 का बी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का 1 का डी भारत में कहीं भी कभी भी संचरण करने की स्वतंत्रता देता है। देखेंगे अनुच्छेद 19 का 1 का जी भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे? आप अपने रोजगार को चला पाएंगे? आज के समय में डिजिटल क्रांति हो चुका है, बिना इंटरनेट के व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का 1 का जी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पसंद के आजीविका करने की स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में कहा कि इंटरनेट चलाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का ए और अनुच्छेद 19 का 1 के जी के तहत मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से
फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के हम लोग 3 पार्ट बनाए। आज तीसरे पार्ट में हम लोग 19 महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।